क्योंकि अक्सर होता क्या था, खासतौर पर राज्यों में ये देखने को मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई स्कीम बनी तो उसकी जो स्पीड होती थी वह कछुए और कभी कभी केंचुए की चाल से रेंगते हुए चलता था। स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ी हुई एजेंसियां और उसके साथ जो एक कॉकस जुड़ जाता था वह उसकी स्पीड को न केवल बाधित करता था बल्कि उसके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के जीवन को भी बाधित करता था, पूरी व्यवस्था को बाधित करता था। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट बाधित नहीं होंगे और उसके कुछ उदाहरण उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किए। अभी हाल ही में हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। 340 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग 20 महीने के कोरोना कालखंड के दौरान इस एक्सप्रेसवे को बनाने में हमने सफलता प्राप्त की और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित भी करवाया है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को, जो आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि इसमें 7 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने जा रही है, जो हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो औद्योगिक जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था बुंदेलखंड के सभी जनपदों को कवर करते हुए यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चित्रकूट के साथ जोड़ता है और दिसंबर तक हम इस एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए खुल चुका है। आज आप देखते होंगे, दिल्ली से आप मेरठ आना चाहते हैं, 3 साल 4 साल पहले अगर कोई जाता था उसको 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप जाइए दिल्ली से मेरठ, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से चल करके मेरठ के अंदर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि का अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराने जा रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए हैं। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था। हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है,
जिस आजमगढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे, वहां पे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसी के बीच से होते हुए जा रहा है और वहां पर हमारा एक एयरपोर्ट बन रहा है। सहारनपुर में एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, यानी 11 स्थलों पर हमारे नए एयरपोर्ट वर्तमान में बन रहे हैं और आप देखेंगे 2023 तक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने 20 अक्टूबर को देश को समर्पित किया है। वहां पर वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। मेट्रो, आज प्रदेश के 4 नगर मेट्रो की सेवा से जुड़ चुके हैं। दिसंबर माह में हम कानपुर की मेट्रो भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में मेट्रो के लिए पीआईबी ने अपनी सहमति दे दी है और अब हम इस पर तेजी के साथ आगे कार्य बढ़ाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और अन्य तमाम ये कार्यक्रम जो प्रदेश के अंदर होने हैं। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में ये मान्यता थी कि अगर कहीं से भी जाना हो, अगर कहीं पे आपको सड़कों पर गड्ढे दिखाई दें और सायंकाल सूर्य अस्त के बाद कहीं से अंधेरा दिखाई दे तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है, चाहे वो नेपाल के साथ जुड़ी हुई सीमा हो। जितने भी हमारे मार्ग नेपाल से जुड़ते हैं हमने 4 लेन की कनेक्टिविटी दी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी सभी सीमाएं 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय को और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी दी गई है। विद्युत की आपूर्ति, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और इस माह से हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर गांव हो या शहर, सभी जगह 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम प्रदेश के अंदर अनवरत करेंगे और यह उत्तर प्रदेश आज इस प्रक्रिया को पूरे युद्ध स्तर पर उतारने का कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से तमाम बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इन दोनों का जो मिलन है ये उत्तर प्रदेश के ही दादरी के बोड़ाकी में, ये दोनों प्रदेश के अंदर मिलते हैं। लॉजिस्टिक हब बनाने की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के भारत सरकार के सहयोग से हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर चाहे वह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हो या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। फ्रेट विलेज के रूप में वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने 2018 में ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। जेवर एयरपोर्ट, आप सोच सकते हैं सरकार की मंशा अगर साफ होती है तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बहुत सहजता के साथ उसका समाधान निकाला जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में उसका शिलान्यास किया है। यह एयरपोर्ट जब बनेगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह एयरपोर्ट हम वहां पे बना रहे हैं जहां पे आज से 7-8 वर्ष पहले भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई थी, जहां किसान मारे गए थे, जहां पर तमाम बड़े बड़े विवाद हुए थे। महीनों तक मीडिया की सुर्खियों में क्षेत्र बना हुआ था। वहां पर हम लोग अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे, कोई आंदोलन नहीं, एक भी किसान असंतुष्ट नहीं और मुआवजा भी उन किसानों को
4 गुना नहीं दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र है, दुगने मुआवजे में उन्होंने सभी ने अपनी लैंड को मुख्यमंत्री आवास पर आकर के समर्पित किया, रजिस्ट्री किया है। 3300 एकड़ लैंड उन्होंने पहले चरण में दे दी और 5000 एकड़ लैंड को अभी वे हमें समर्पित करने वाले हैं। संवाद की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। शासन और प्रशासन संवेदनशील तरीके से अगर जनता के साथ संवाद बनाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट ने गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है, इसको या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बनाते समय हम लोगों ने इस अनुभव को बहुत नजदीक से महसूस किया है। एक जनता के साथ संवाद हो और तकनीक का बेहतर उपयोग अगर हम कर लें तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में संवेदनशील प्रशासन उस बड़ी से बड़ी चुनौती को बड़ी सहजता के साथ अपने साथ जोड़ने में सहायक हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए ये सभी कार्य इस ओर हम सब का ध्यान आकर्षित भी करते हैं कि इन कार्यक्रमों को हम इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम बड़े ऐसे कार्य चल रहे हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ यह अभियान आगे बढ़ा सकता है। अमृत मिशन के अंतर्गत या फिर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज में 10 उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे वह 17 थे, तो शेष 7 को उत्तर प्रदेश शासन अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ करके उनमें वही हम लोगों ने मॉडल उसको लागू किया है जो स्मार्ट सिटी मिशन का है और उन पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। और यही कारण है कि हम लोगों ने कन्वर्जेंस का सहारा भी लिया और इसलिए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भी चयन किया गया। हमारे 60 शहर अमृत योजना से आच्छादित हैं और इस पर तेजी के साथ वर्तमान में कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड जो प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किए थे, उनमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, इन सभी नोड पर हम लोगों के पास पर्याप्त लैंड बैंक है। अलीगढ़ में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री जी के कमलों से प्रारंभ भी किया जा चुका है। अभी झांसी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ। देश की ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई लखनऊ के लिए यहां पर 200 एकड़ लैंड हम लोगों ने पहले ही इस मिशन के लिए उपलब्ध करवा दी है और इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पास अन्य तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बना पाए थे और 2017 से लेकर के अब तक हम लोग 33 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेज हम लोग विगत वर्षों में प्रारंभ कर चुके हैं और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हमारे युद्ध स्तर पर कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। यानी वर्तमान में हम 75 में से हमारे 59 ऐसे जनपद हैं जहां पर एक न एक मेडिकल कॉलेज है। जो 16 जनपद बचे हैं उन 16 जनपद की मोड पर एक नई स्कीम निकाली है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की ही तर्ज पर राज्य सरकार वहां पर निवेश की उन तमाम संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे हर जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज हो और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवा सकें। प्रदेश में इस दौरान 2 एम्स भी बनकर के तैयार हुए हैं। गोरखपुर एम्स अभी परसों 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रदेश के अंदर ऐसी तमाम अन्य योजनाओं को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आज उत्तर प्रदेश
इस दिशा में तेजी के साथ न केवल डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाने में हमें काफी बड़ी मदद इसके माध्यम से प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने, मैं इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट यूपी, जो हमारी निवेशकों की सुविधा और उनको हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित संस्था के रूप में गठित किया है और इन्वेस्ट यूपी ने तेजी के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया है। अंतर्विभागीय समन्वय की दृष्टि से भी पीएम गतिशक्ति एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से हमारा जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ निवेश मित्र पोर्टल है, उसके कार्य की स्पीड को और उसके कार्य की गति को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। और मुझे विश्वास है कि पीएम गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। एक बार फिर से मैं आज यहां पर पीएम गतिशक्ति नॉर्दर्न जोन कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में अपने योग्य मार्गदर्शन के लिए श्री वैष्णव जी का, श्री देवो सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अनुभव का लाभ और प्रदेश शासन को इस दिशा में क्या कुछ प्रयास करने हैं, इन सभी को आपस में अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पर उपलब्ध कराएंगे। हमें आप सबके अमूल्य सुझाव का हम स्वागत करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम मिलकर के प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने में हम सभी राज्य मिलकर के भी उसमें अपना अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।